करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 9। ये आपकी मैथ्स की और हिंदी की वर्कशीट है, इसे मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर ले, सब्जेक्ट डाल दे क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख ले। आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी ट्राइंगल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आज हम इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है नंबर 1, लेट्स रिकॉल व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल विद ऑल 3 इक्वल साइड्स। ठीक है, पहले हम इसे याद करते हैं कि किस तरह से क्या नाम होते हैं ट्राइंगल्स के 3 साइड्स के। ठीक, तो आप क्या लिखा, डू यू नो, क्या आपको याद है, अबाउट सच ट्राइंगल हैज 2 इक्वल साइड, इफ देन व्हाट इज द नेम, अगर किसी का 2 साइड्स इक्वल होंगी तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे। तो इसमें लिखा है यस, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। नाउ व्हाट अबाउट द ट्राइंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आज हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, एक होता है आइसोसेलेस, एक होता है स्केलन और एक होता है इक्वल। ठीक है, तो इक्वलेटर। अब आइसोसेलेस जो होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, एक लंबी होती है। ठीक है, स्केलन की तीनों साइडें अलग अलग होती है। ठीक, और इक्विलेटर की तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। आगे लिखता है क्या, लेट्स डू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करके देखते हैं, कट अ ट्राइंगल XYZ। अब आपको एक XYZ ट्राइंगल का कट करना है विद अ पीस ऑफ अ पेपर विद साइड XZ मीन ऑफ यू, यानी अब आपको कैसा कट करना है, ट्रायंगल कट करना है जिसकी 3 साइड्स होंगी XYZ। ठीक है, किससे करना है, पेपर से, विद साइड, अब आपको कैसे साइड से XY और XZ। ठीक है, मीन यू हैव टेक 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी अब इसमें आप जो 2 साइड्स एक जैसी लेंगे, ये जो निशान है ना इसका मतलब है ये दोनों साइड्स बराबर है। नाउ फोल्ड द ट्रायंगल सच दैट द वर्टिकल Y, ठीक, फिर आपको वर्टिकल Y पे फोल्ड करना है, ओवरलैप ऑन वर्टिकल Z, अब Y को Z पे फोल्ड कर देना है इस तरह से। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट एंगल Y एंड Z कवर्ड ईच अदर कम्प्लीटली, फिर आप क्या देखेंगे कि क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वली एक दूसरे के ऊपर टर्न हो जाएगा। ठीक, कोई भी चीज़ ज़रा सी भी बाहर से हमें नहीं दिखेगी। सेंस एंगल Y एंड एंगल Z आर नोन एज द बेस एंगल। ठीक है, अब इन एंगल X और Y और Z जो ये आपका बेस एंगल कहलाएगा, एंड दीज आर इक्वल टू अदर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऑल्सो द साइड्स XY ये वाली एंड XZ आर कॉल्ड द इक्वल साइड, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरह से हमने ये साइड इक्वल ली तो इसके एंगल भी इक्वल बने, इसने एक दूसरे के ऊपर कवर भी कर दिया। अब एंगल का हेंस वी कैन कंक्लूड दैट अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल, यानी इन्होंने बोला अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो इक्वल साइड्स जो है वो भी हमेशा इक्वल ही होंगी, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अब यहाँ क्या लिखा है, अब ये लिखते हैं कि कट अ ट्राइंगल ABC, अब आपको एक ट्राइंगल कट करना है ABC विद पीस ऑफ पेपर, अब पेपर के एक पीस से ABC करना है। नेम इट ऑल 3 एंगल्स, एंगल A1, एंगल 2, एंगल 3, अब आपको इसके तीनों एंगलों को नाम दे देना है 1 2 3, कट दीज एंगल, अब इन एंगल्स को काट देना है आपको। नाउ योर ट्राइंगल हैज़ बीन कट इनटू 3 पीसेस, अब आपका जो ट्राइंगल है वो 3 पीसेस में कट गया। पुट दिस 3 पीसेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अब उसके बाद ये 3 पीसेस जो आपके कटेंगे इस तरह से, यूँ काट देंगे ना आप तीनों पीसेस को, तो आपके जो 3 पीसेस कट रहे हैं इसको आप एक इक्वल लाइन में लगाएंगे, जैसा कि यहाँ हमने लगाया। तो इस तरह से आप काट लेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसे कट कर लेंगे और इक्वल 3 पीसेस में लगाएंगे, जैसे कि यहाँ हमने इसे लगाया है। अब क्या बोलते हैं कि ये जब आप इसको स्ट्रेट लाइन में लगा के इसे ज्वाइन करेंगे, जैसा यहाँ आपको दिखा है, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एंगल मेक अ स्ट्रेट लाइन, तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल्स हैं, यहाँ से जो एंगल हमने काटे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि हम ये कह सकते हैं सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ और ट्राइंगल इज 180, यानी 3 इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे क्योंकि आपका नीचे इसी से क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ देखा ट्राई टू ड्रॉ यूज पेपर स्ट्रिप, अब आपको पेपर की स्ट्रिप्स जो होती हैं उससे ये एंगल बनाने की कोशिश करना। द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद द गिवन मेजरमेंट, अब आपको स्ट्रिप से ये एंगल्स बनाने, तो देखिए मैं आपको बताऊँ, आप जब इस एंगल को बनाने बैठेंगे ना तो 2 सेंटीमीटर की ये खींचेंगे और 3 सेंटीमीटर की आप ये खींचेंगे, लेकिन 5 सेंटीमीटर ये लंबा निकल जाएगा, तो इससे आपका ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आप ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर खींचेंगे तो कुछ हद तक आपका ट्राइंगल बन जाएगा।
सेम इसी तरह से आप 3 यहाँ और 2 यहाँ खींचेंगे तो 6 सेंटीमीटर की लकीर बहुत लंबी हो जाएगी, तो इससे भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। समझ रहे आप? तो इन तीनों से कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रिप पेपर स्ट्रिप से बनाएंगे ना तो हो सकता है बन भी जाए, लेकिन वैसे आपका जो ट्राइंगल है ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए जो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है ना, उनकी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी ये तो ये 6 होना चाहिए, तब ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा, जैसा कि यहाँ। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे और इसको अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ लिखा है डू यू ऑब्जर्व, आपने नोटिस किया दैट यू वर एबल टू ड्रॉ ओनली दैट ट्राइंगल, यानी इनमें से आपसे वही ट्राइंगल बना सकते हैं जिसका 2 साइड्स का सम जो है वो बड़ा हो। ठीक है, तीसरी से तो आपका ये नहीं बनेगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। अब आपको ये जो है ये मेन कॉपी पे करना है, यही आपके मेन क्वेश्चन आंसर है। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो इन द फॉलोइंग फिगर, इन सारी फिगर्स में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमेशा याद रखिए सम ऑफ 3 एंगल्स, ये जो आपका एक ट्राइंगल है सम ऑफ ट्राइंगल, ये हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इन दोनों को प्लस कीजिए और 180 से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार। लिख लेंगे कि सम ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का योग, हिंदी मीडियम वाले बच्चे त्रिभुज का योग लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सम ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। तो ये कितना निकलेगा कुल मिला के 180। अब देखिए जो आपको पता नहीं उसकी जगह पे हमने x रख दिया और 50 और 60 हमें 2 साइड्स पता है, ऐसे करके ये आपका ट्राइंगल है, इसमें से हमें 50 और 60 2 साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 110 आ जाएगा। x की जगह पे x ऐसे ही रहेगा, ये 180 रहेगा। अब हम x को यहीं वापस उतारेंगे और 180 को भी अपनी जगह पर रखेंगे। ये जो 110 है आपका क्या चीज़, ये जो आपका 110 है ये यहाँ से इस तरफ आएगा। हमेशा याद रखिए जब कोई चीज़ इक्वल टू से दूसरी तरफ जाती है तो वो अपने साइन को बदल देती है, अगर वो इधर प्लस में है तो वो इधर माइनस में हो जाती है। अब 180 में से 110 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, यानी कि जो आपका एक एंगल है जिसको आपको नहीं पता है x, वो आपका कितना निकला 70 डिग्री निकला। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है एंगल P। ये देखिए ये जो आपका एंगल P है ना, देखिए हमेशा याद रखिएगा ये बात भी, मुझे नहीं पता आप लोग ने 6th क्लास में सब चीज़ें अच्छे से पढ़ी है या नहीं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ आपको बताना बनता है जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो देखिए जब भी आप एंगल देखेंगे ना सारे एंगल ऐसे C शेप में होंगे। ठीक, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको एंगल L शेप में दिखता है जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में ये पॉइंट रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये आपके 10th क्लास तक काम आने वाली है। अगर आप आगे मैथ्स लेते हैं तो भी आपके काम आएगा। क्या कि हर जगह आपको एंगल ऐसे गोल दिखेंगे, लेकिन अगर कहीं आपको इस तरह से चौकोर एंगल दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो 90 डिग्री का है। ओके, तो अब आप देखिए ये आपका 90 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया। अब आपको एंगल x निकालना है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले सम ऑफ ट्राइंगल, हिंदी मीडियम वाले त्रिभुज का योग, तो क्या आएगा 180 डिग्री। अब देखिए 30 और 90 आपको पता है, जो x नहीं पता उस जगह पे हमने x लिख दिया। ओके, अब देखिए x यहाँ पे x रहेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये 120 हो जाएगा और 180। फिर वही बात, जब कोई चीज़ प्लस में इक्वल टू के इधर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। तो अब ये 120 इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। अब जब 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60। ठीक है, तो यानी जो x की वैल्यू है, यानी कि जो x का मान है आपका, वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 60। तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका तीसरा जो बचा है, देखिए ये 50 है और ये दोनों x है। ठीक, तो हमेशा याद रखिए जब इस तरह से हमें करना होता है तो थोड़े से इक्वेशन अलग होती है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ देखिए सम ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे इंग्लिश वाले और त्रिभुज का योग लिखेंगे हिंदी वाले, दोनों का आंसर कितना आएगा 180। ठीक, अब देखिए 50 हमें दिया गया, बाकी के 2x है, तो हम दोनों x को प्लस कर लेंगे, 50 को ऐसे छोड़ देंगे, दोनों x को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक, अब 50 इधर प्लस में, जब वो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। ये देखिए 180 के साथ माइनस में हो गया। तो अब जब हम इसमें से 50 में से 180 में से 50 को माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 130। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है वो इसके साथ गुणा में है, x के साथ किस में है मल्टीप्लाई में, ऐसे करके। ठीक, तो जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इधर और इधर जब आती है तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड में हो जाती है। किस में हो जाती है, डिवाइड में। तो आप 130 अपॉन में क्या लिखेंगे 2, ये आपके डिवाइड में हो गई। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, बचा 1, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई है तो आप लोग क्या लिखेंगे 65।
तो आपका आंसर कितना होगा, यानी एक एक्स जो निकला आपका वो कितना निकला, 65 का निकला। तो अब 65 दो हो गए और उसके बाद एक हो गया आपका 50। अब आप देखेंगे तो टोटल आपका कितना निकल जाएगा, 180। ठीक, देखिए यहाँ करके देख लीजिए, 50, 65 एंड 65। ये देखिए 5 5 10 कैरी लगी 1, 6 6 2 12, 6 6 12, 6 6 18। तो इस तरह से यहाँ पे आप 65 लिखेंगे, 75 मिस्टेक है। ठीक है, तो आप लोग इसे सही से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ क्या लिखा है आपका अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सिंपल सा है, कैन यू फॉलोइंग एंगल बी द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब आपको सिंपल सा बस यस और नो में जवाब देना है, किसमें, यस और नो में। ठीक, तो मैं समझाने के लिए आपको बता दूंगी, लेकिन आप आंसर सिर्फ यस और नो लिखेंगे। अब देखिए आपको ये पूछा गया कि ये अगर हम एंगल को देखें तो क्या ये इंटीरियर एंगल है, यस और नो। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पहले लिखेंगे सम ऑफ, ठीक है, इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, इंटीरियर। ठीक, तो INTERIOR इंटीरियर एंगल, ANGLE एंगल। ठीक है, पहले आप लोग इसे लिख लेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ ये करना है कि इन तीनों को जोड़ के देखना है। अगर ये आपका 180 निकलते हैं तो ये इंटीरियर एंगल है, और अगर ये 180 से ज़्यादा निकलते हैं तो ये इंटीरियर एंगल नहीं है। अब चलिए करके देखते हैं। तो देखिए 40 + 70 + 80। अब ज़रा काउंट कीजिए, 0 का 0 हो जाएगा। 8 में 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और 15 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 190। तो अब बताइए ये 180 से ज़्यादा है कि नहीं, है ना ज़्यादा। तो ये 180 से ज़्यादा, इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। पहले का आंसर आप क्या लिखेंगे, नो। चलिए सेकंड देखते हैं। हमेशा याद रखिए 180 होना चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ओके, चलिए अब आपका दूसरा वाला देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, 20, 95 और 65, यही है। अब ज़रा इसे आप काउंट कीजिए, टोटल करिए जल्दी से। देखिए 5 और 5 कितना हो गया, 10 कैरी लगी 1। ठीक है, और 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 2 कितना हो गया, 17, 17 और 1 18। तो ये 180 आ गया एग्जैक्टली। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, यस, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, क्योंकि 180 होना चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। अब अगला पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ क्या है आपका 45, 55 एंड 80। अब 5 और 5 10 हो गया, कैरी लगी 1। ठीक है, और ये कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 1 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18। यही होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस, ये भी आपका ट्राइंगल हो जाएगा। अब अगला वाला जो इसको और देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 35, 45 और 50। आप बस ऐसे जोड़ के दिखा देंगे। ठीक है, 0 हासिल लगा 1, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना हो गया, 9 3 12, 12 और 1 13। तो ये 130 हुआ। तो 130 जो है वो आपका 180 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये नो हुआ। ठीक, तो अब आप सिंपल सा लिख लेंगे कि फर्स्ट जो है वो नो है, बाकी के दोनों यस है, और उसके बाद लास्ट वाला भी नो है। कर लेंगे अब आप लोग। सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो ये आंसर है इसमें आपको टोटल नंबर देखने हैं, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 होता है, ना उससे कम हो सकता है ना उससे ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि अभी आप ऊपर करके आए हैं। तो आपको सिंपल सा बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है, और इसी तरह से आपको आंसर यस और नो में लिख देना है। चलिए तो अब हम लोग हिंदी की वर्कशीट को पढ़ते हैं। आज हम वर्कशीट हिंदी की पढ़ेंगे, तो इसे आप अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, हिंदी डाल देंगे। हिमालय की बेटियों को ही आज हम पढ़ेंगे, कक्षा 7वीं। अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखा है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो आपसे ये पैराग्राफ दिया गया इसे पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाए उसके आपको आंसर देना है। क्या लिखा है, खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोवर, चिनार, सफ़ेदा, कैल और के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, नदियों की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे असलियत में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन क्या इन्होंने जो कुदरत ने नियम बनाया, यानी जो गॉड के नियम है उसको अपनी बातों में पेश किया है। देखिए हिमालय की नदियाँ निकलेंगी हिमालय से, तो वो बह के कहीं ना कहीं तो जाएंगी, और उसके बाद बहते हुए फिर उससे मतलब प्लेन रास्ते में भी आएंगी, और उसके बाद लास्ट में जाके वो समंदर से मिलेंगी। ये कुदरत का नियम है और ये हमेशा होता रहेगा, ये कभी रुक ही नहीं सकता। उसी चीज़ को इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करने की कोशिश की है कि अब देखिए ये खेलते खेलते दूर निकल रही है, ऐसा नहीं है, जबकि वो तो उनका रास्ता है, वो तो वहाँ उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो अब क्या कह रहे हैं, कौन जाने
बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी ये जो इनकी शैतान बेटियां हैं, बूढ़ा हिमालय उनको पकड़ने के लिए, इनको संभालने के लिए कितना सब कुछ करता होगा। भैया रुक जाओ, बैठ जाओ, सुकून से चुपचाप हो जाओ। लेकिन ये हिमालय जो है कि जो नदियाँ हैं, यानी इनकी जो बेटियाँ हैं, ये बहुत शैतान हैं, बहुत नटखट हैं। ठीक, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब कहने का क्या मतलब है कि जो ये हिमालय की बेटियां यानी कि जो नदियां हैं, ये ऊंचे पर्वत से निकलती हुई मैदानी इलाकों की तरफ जाती है ना। आप अगर वहाँ जाके पूछेंगे तो वहाँ आपको सिर्फ ये कहा जाएगा हाँ यहाँ से गुजरी है, कोई आपको ये नहीं कहेगा हाँ ये लो ले लो। ठीक, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गड़क, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। देखिए, हिमालय से निकलने वाली मेन जो नदियां हैं वो दो बहुत बड़ी बड़ी नदियां, एक है सिंधु और एक है ब्रह्मपुत्र। ठीक, इन दो नदियों से निकलने के बाद ये बाकी नदियां बनती हैं। ठीक है, और ये सारी जो आप देखिए, ये रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब और यहाँ पे ये कोसी, ये जो नदी है ना, ये पांचों नदियाँ एक साथ एक जगह पे बहती हैं, तो इनको 5 सिस्टर्स भी कहा जाता है। अब ये यहाँ लिखा, ये सब छोटी बड़ी सारी आपके सामने आ जाती है। मतलब इन्होंने ना ये दिखाया कि घर की ये 2 बड़ी बेटियां और बाकी जो है ये सारी छोटी बेटियां हैं। इसके अलावा भी और नदियां हैं जिनका नाम इन्होंने अभी यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोलते हैं, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। यानी अगर हकीकत में देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते, या अपने आप में कुछ नहीं है। ये क्या है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। अब देखिए, कहा यह जाता है कि जो बेटियां होती हैं वो पापा के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, सबसे ज़्यादा लाडली होती है, यही कहा जाता है। तो इस तरह से हिमालय को भी पापा बताया गया है और ब्रह्मपुत्र और सिंधु को उनकी 2 बेटियां बताया गया है। अब क्या कहा जाता है कि जो बेटियां हैं वो पापा के दिल का टुकड़ा होती हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये जो नदियां, ये भी हिमालय के दिल का टुकड़ा है। हिमालय पिघला धीरे धीरे करके, उसका जो दिल है वो धीरे धीरे पिघल रहा है, जिसके बाद वो इकट्ठा होकर इन 2 बेटियों के रूप में यानी 2 महानदियों के रूप में बन गया है। ठीक, अब क्या बोलते हैं, और ये प्रवाहित होके एंड में कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लिया गया, लड़की और लड़की की फिर क्या होती है, शादी होती है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट से इन्होंने कहा है कि कितना सौभाग्य है वो समंदर जो पर्वत राज यानी इतने बड़े बाप की 2 बेटियों को अपने साथ ले जा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने देखिए, जो एक नदियाँ जो है वो एक आजीवित चीज़ है। मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जीवित कॉन्सेप्ट में आती है, लेकिन ये बड़ी नहीं होती है, ये खाती नहीं है, पीती नहीं है, इसलिए ये अजीवित में गिनी जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, इन्होंने एक आजीवित चीज़ को जीवित के रूप में कर दिया। हिमालय भी कोई जीवित चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है, क्या वो कोई किसी का बाप हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो एक पर्वत है। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को जानदार रूप में दिखाने के लिए कोशिश की है। ठीक, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस चैप्टर को दोबारा से पूरा पढ़ें, और साथ ही जो वर्कशीट आपको समझाई जा रही है आप इसको पूरा समझा करें, ताकि जब आपके पेपर आए, जब आपके एग्जाम्स आए तो आप लोगों को करने में आसानी हो। ओके, अब देखिए क्या लिखा प्रश्न, एक खेलते खेलते ये नदियाँ किन किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती है। अब कौन कौन से पेड़ों का जिक्र किया गया है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसा लिखेंगे कि खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो ये कहाँ पहुंच जाती है, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। ठीक, तो अब ये सारे नाम लिख लेंगे, इस तरह से ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए गए, यानी इनके अलावा भी और कौन कौन सी नदियों का जिक्र आया है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आप यहाँ से लिख लेंगे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, इस तरह से और भी बहुत सारी नदियों का आदि लिख दिया ना, तो आदि का मतलब हो गया और भी हैं, ठीक है, का जिक्र आया है या इनका नाम बताया गया है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है, ये नदियां हैं, क्या है।
तो भी हम लोग ने उसे पढ़ा ना कि ये खुद इनकी कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ये खुद में कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये एक हिमालय की जो पिघला हुआ दिल है उसकी बूंदें इकट्ठा हो के ये वजूद में आई हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र है जिसने पर्वतराज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हिमालय के जो पिघला हुआ दिल है उसकी एक एक बूंदें हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर यहाँ से पूरा लिख लेंगे। चलिए मैं ये रब कर देती हूँ, अब आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका लिखा प्रश्न नंबर 4, नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर एक निबंध लिखें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको नदियों के ऊपर निबंध लिखना है कि नदियाँ हमें क्या क्या देती हैं, कैसी होती हैं, किस तरह से निकलती हैं, इस तरह से आपको इसके ऊपर पूरा निबंध लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ से लिख लेंगे, नदी का पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें स्वच्छ जल उपलब्ध करवाती है। नदियाँ सर की आवाज़ के साथ बहती हैं, इन्हें सरिता, परिविन आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ आप यहाँ लिखेंगे, जिस स्थान पर नदियों का जन्म होता है उसे नदी का उद्गम कहते हैं और जहाँ पर ये धारा बहती है उसे नदी की घाटी कहा जाता है। पहाड़ों पर जमी बर्फ पर सूर्य की किरणें पड़ने से ये नदियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसा कि अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। कभी झरने के रूप में बहती हैं तो कभी नहरों और नदियों के रूप में चट्टानों से टकराकर ये अपनी रूपरेखा बदल लेती हैं। ठीक, तो आप इस तरह से लिख लेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ क्वालिटीज़, जैसे ये हमें ठंडा पानी देती हैं, है ना, इसके आसपास की ज़मीन जो होती है वो अधिक उपजाऊ होती है और इसके अंदर से हमें मछली वगैरह भी खाने को मिलती है। तो अब ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको देख सकें और अपने पेपर की तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।